कूलम्ब्स लॉ कंटिन्यू चल रहा है बेटा, उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था अपना। तो कूलम्ब्स लॉ में अपन ने क्या देखा था कि दो चार्जेस, इधर ध्यान दे लो, दो चार्जेस अगर किस पे हैं, रेस्ट पे, तो दोनों के बीच की फोर्स कितनी लग रही है, आर, अरे मरवाओगे के Q1 Q2 बाय, इसमें इस के का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं। इसकी वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है, अपन ने सब जान लिया था, एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरी मीडियम, है ना। वैक्यूम में ये के की वैल्यू कितनी हो जाती है, वैक्यूम में एसआई सिस्टम में, विच इज इक्वल टू दिस 1/4πε0। अरे बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। तो अब सुनना बात वापस से, वैक्यूम में अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं बेटा, तो दोनों के बीच की फोर्स आएगी, के की जगह मैं लिख रहा हूँ ये, बताओ ये बात ठीक है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और के की जगह रख दिया मैंने 1/4πε0। ये फोर्स किस में है, वैक्यूम में, है ना। अब अपन आज बात करेंगे बेटा मीडियम की, कि मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है। मीडियम की बात अपन ने लास्ट क्लास में नहीं करी थी, आज कर रहे हैं। तो तुम एक चीज़ समझो कि अगर इन दोनों चार्जेस को बेटा, इन दोनों चार्जेस को मैं अगर किसी मीडियम में रख दूं, पहले तो किस में थे बेटा, वैक्यूम में। वैक्यूम में कितनी फोर्स है, ये रही, समझना देखो बात को। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 भी दे देते हैं हाल फिलहाल। अब मैंने इन दोनों चार्जेस को किस में रख दिया, किसी मीडियम में, मीडियम में रख दिया साहब, ये लो। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच की जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वैक्यूम के मुकाबले। वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होती है, मीडियम में यही फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मीडियम में कितनी होगी, नेट फोर्स है ये, क्या है ये, नेट फोर्स, किस में, मीडियम में। तो इसमें से बताओ क्या चीज़ चेंज लग रही है अपन को। Q1 Q2 तो वही है, R भी वही है, 4π भी 4π है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, 1/4πε0 की जगह आपको लिखना है सिंपल एप्सिलॉन। क्या लिखना है, अरे डरो मत, सिंपल एप्सिलॉन, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है बताओ, नेट फोर्स, नेट फोर्स इन मीडियम। अब नेट फोर्स से क्या मतलब है, सुनना एक मिनट के लिए। सपोज वैक्यूम में दोनों चार्जेस हैं और इनके बीच में फोर्स लग रही है मान लो 10 न्यूटन। ऐसे समझ लो कि ये वाले ने इसको 10 न्यूटन से इधर धक्का दिया, है ना। मैंने मीडियम रख दिया, तो मीडियम की वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स मान लो पीछे की तरफ लगने लग गई 6 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितनी हुई बताओ तुम, 10 - 6, 4 न्यूटन। तो मीडियम के आने से क्या होता है, नेट फोर्स जो होती है वो हम लिखेंगे कितनी, 1/4πε Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बच्चों को पूरी बात याद नहीं होती, ये कौन सी फोर्स है, नेट फोर्स, नेट फोर्स इन मीडियम, ठीक, ओके। ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, खेल देखना, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4πε0 R स्क्वायर। और ये ऊपर चला जाएगा, अरे ऊपर चला जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा, 4πε R स्क्वायर बाय Q1 Q2। अब इसमें देखो आप बहुत सारी चीज़ें तो कैंसिल आउट हो रही है, ये गई, ये गई, 4π से 4π गया, और तो और मैं तो कह रहा हूँ R स्क्वायर से R स्क्वायर भी गया। तो यार राकेश, जो अपने पास बचा है मेरे भाई, देखियो जरा, सुनियो मेरे दोस्त, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, कुल मिला के कुलदीप आ गया कितना, एप्सिलॉन अपॉन
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले बताओ इसका नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, और बताया था ना। और इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको फर्दर सोल्व किया क्या, सुनना। ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट को हटा के इसके बदले में प्यारे बच्चों एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन आर। और मेरे भाई इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर से सुनना एक बार और, ये कूलम्ब्स लॉ जब ही समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डीप में है चीज़ें। वैक्यूम में अगर दो चार्जेस रखे हुए तो कितनी फोर्स है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिया बीच में, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ मीडियम बराबर 1/4 एप्सिलॉन, सिर्फ क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे बेटा, सब कुछ कट पिट जाएगा, ये बचेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट को हटा के अतुल हमने एक कांस्टेंट जमा दिया, नाम क्या रखा, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव ऑफ मीडियम। क्या ये बात समझ में आई क्या? पक्का? अब तुम लिख लो बेटा इसको, लिखो कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। वैक्यूम में फोर्स अपॉन मीडियम में फोर्स करा अगर, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, जिसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन आर, जिसको क्या कहा जाता है, ऑफ मीडियम, है ना बेटा। यार बेटा इसका एक नाम और भी है जो हम जान लें, इसको कैपिटल के बोले तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से भी जाना जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। एक मिनट पहले सुन लो, अभी मत लिखो, ठीक है। कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या के, एक ही चीज समझ लो तुमको, कभी इस नाम से आया था, कभी इस नाम से आया था। अब के की वैल्यू, कैपिटल के की वैल्यू, कैपिटल के या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, अगर तुमसे पूछ ले तो हमारा आंसर होगा 1। कितना होगा, 1। एयर के लिए पूछ लें तो हमारा आंसर होगा 1.00054। एयर और वैक्यूम में ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लगभग दोनों 1 के बराबर ही है। बट स्ट्रिक्टली बोलें तो एयर का कितना होगा 1.00054 और वैक्यूम का कितना होगा, के की वैल्यू 1। ये सब पूछा जा सकता है। और आपसे वाटर का भी पूछा जा सकता है। वाटर के लिए आप याद रख लेना, इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 81। और किसी मेटल के लिए भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए वैल्यू आएगी बेटा इनफाइनाइट। कितनी आएगी, इनफाइनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसी मेटल के लिए पूछ लें तो क्या लिख के आओगे, इनफाइनाइट। वाटर के लिए 81, वैक्यूम के लिए 1। इसको लिख लो पहले, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। एक नाम और आ गया इसका। और समझो बच्चों, देखना इधर क्या रे बेटा, सुनना। इस चीज को देखते हैं अपन फिर से, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। फाइनल क्या है अपने पास, के लिख दो या फिर ये लिख दो, है के लिख दिया सपोज, फिर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एफ मीडियम को इधर ले जाओ, के को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन के इज इक्वल टू एफ मीडियम। यहां से कैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। एफ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, के। यानी कि के की वैल्यू अगर बढ़ती है बेटा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी।
यानी कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, आप समझना सवाल की फ्रेमिंग कैसे होएगी। सपोज मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीडियम और यहाँ पे मैंने लिख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एक और नाम लिख सकता हूँ, ये 3 मीडियम दे दिए ए, बी और सी, इनकी वैल्यू डाल दी बेटा 5, 80, 16। ठीक है, सवाल ऐसा पूछा जाएगा तुमसे कि किस मीडियम में नेट फोर्स चार्जेस के बीच में सबसे कम होगी, ए, बी या सी में से आंसर करो। बी। जिसमें के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगी, कम। इन तीनों में सबसे ज़्यादा फोर्स किस मीडियम में होगी, नेट फोर्स चार्जेस के बीच में, बता दो बेटा आज तो। ए। समझ जाओगे इसमें के सवाल? अरे बोलो ना यार। दूसरी बात और क्या पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूले को देखो आप, मैं आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट पूछ लूँ अगर, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, इधर देखो, यूनिटलेस। क्योंकि के का मतलब क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, दोनों फोर्स हैं, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। और किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में फोर्स बिटवीन द चार्जेस कम होगी। क्या बात पल्ले पड़ी क्या? पक्का? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन, लिखो, नोट करके लिख लो। हाँ, थोड़ा बहुत ये भी समझ लें अपन के कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। किसी को याद हो तो बता दो। नहीं यार कोई बात नहीं, सुनना इधर। आप अगर डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें लिमिटेशन भी क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको लिखा रखा था कि ये जो फोर्स लगती है किन के बीच में लगती है, 2 पॉइंट चार्जेस, तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अरे यार किस पे एप्लीकेबल है, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अरे रुक जाओ, लिख लेना। नंबर 2, चार्जेस हमारे कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे। अरे किस में होने चाहिए, तो रेस्ट पे होने चाहिए चार्जेस। मूविंग चार्जेस पे आप ये कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तीसरा एक और आप याद रख लेना कि चार्जेस की बीच की दूरी जो है बेटा वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दूरी होती है न्यूक्लियस की होती है। आप थोड़ा बहुत अगर केमिस्ट्री की नॉलेज हो आपको, तो न्यूक्लियस की रेंज होती है इस ऑर्डर की। ठीक है, तो न्यूक्लियस से तो बाहर होने चाहिए हमारे चार्जेस। आप तो ये लिख के आ जाना कि 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा की दूरी चार्जेस के बीच में होनी चाहिए। तो दीज आर द 3 लिमिटेशन। कौन कौन से? नंबर 1 बताओ। वो मर गए। पॉइंट चार्जेस के लिए, अरे थोड़ा तो याद रहो, गजनी के बाप हो रहे हो तुम तो। पहला, दूसरा एट रेस्ट होना चाहिए, और तीसरा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, मरवा मत देना तुम। आ गया क्या समझ में? लिख ले राकेश, लिख ले मेरे भाई। अब बेटा 1 मिनट, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, फिर बात खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये कूलम्ब्स फोर्स, और 11th में अपन ने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे याद है ना ग्रेविटेशनल फोर्स? कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, या हमें याद होना चाहिए बेसिकली कि इन दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। थोड़ा थोड़ा ये डिस्कशन अपन कर लेते हैं। तो जी है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है हर जगह का, के नहीं है, के डिपेंड करता है। नहीं, फोर्स के बीच में, कांस्टेंट के नहीं, फोर्स के बीच में। तो पहला तो मैं बताता हूँ आपको, सुनना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी, अरे आप रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट दे दो मेरे को, समझा देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। कैसी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी। 2 मासेस हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल कभी नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव। अरे बात समझ में आई क्या? दूसरी चीज़ हमें जो याद रखनी है बेटा वो ये है राकेश कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ये दो मासेस है मेरे पास, m1 और m2, कुछ भी दूरी पे रखे हुए हैं r, इनके बीच में वैक्यूम है या कोई मीडियम है, पानी है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो चार्जेस हैं, इनके बीच में मीडियम क्या है तो नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों में ये वाला रिलेशन लगता है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या भाई ठीक है क्या? लिखा दूँ 2-4 पॉइंट है ना, लिख लो यार इसी बात। आ जाओ। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही पॉइंट लिखा देता हूँ।